जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 12 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जैव आयुर्विज्ञान एवं वैकल्पिक चिकित्सा। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जैव आयुर्विज्ञान एवं वैकल्पिक चिकित्सा। तो अभी हम लोग मनोचिकित्सा के बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं और हमने कहा कि मनोचिकित्सा क्या है, तो मानसिक विकृतियों या मनः स्नायु विकृतियों के बारे में अध्ययन करने वाली जो चिकित्सा पद्धति है उसे हम मनः चिकित्सा के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि मानसिक विकृतियों के बारे में अध्ययन करने वाली चिकित्सा की जो पद्धति है, चिकित्सा की जो विधि है, उसी विधि को हम मनोचिकित्सा के नाम से जानते हैं। मनोचिकित्सा की 2-3 विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मनोचिकित्सा के प्रपंचवादी मॉडल। प्रपंचवादी मॉडल को संज्ञानात्मक मॉडल या व्यवहार मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जानते हैं कि प्रपंचवादी मॉडल क्या है या संज्ञान मॉडल क्या है। तो कहता है कि प्रपंचवादी मॉडल वह मॉडल है, मनोचिकित्सा के प्रपंचवादी मॉडल वह मॉडल है जिसके अंतर्गत मानव के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करके उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव के व्यवहार को देखकर, उसका उपचार करना, उसका अध्ययन करना प्रपंचवादी या संज्ञानात्मक मॉडल के नाम से जानते हैं। प्रपंचवादी मॉडल का मानना है कि मानव के किसी भी व्यवहार के पीछे उसके अतीत का योगदान होता है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ कल। मानव जो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, इस व्यवहार के पीछे कहीं न कहीं उसके अतीत का योगदान है। और अतीत मानव के व्यवहार का सबसे प्रमुख निर्धारक कारक है। मनुष्य क्या करेगा, भविष्य में वह कैसा होगा, कैसा बनेगा, इन सारे बातों की जानकारी हमें अतीत से मिलती है। प्रपंचवादी मॉडल या संज्ञानात्मक मॉडल के कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण भी हैं। मन में प्रश्न होगा कि मनोचिकित्सा के जो प्रपंचवादी मॉडल है उसके क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो आपको बता दें, मनोचिकित्सा के जो प्रपंचवादी मॉडल है उसके अनेक सारे गुण हैं, जिसमें पहला गुण है कि यह मॉडल मानता है कि मानव के व्यवहार के पीछे कोई न कोई घटना अतीत से अवश्य जुड़ा होता है। दूसरा, प्रपंचवादी मॉडल में मानव के संज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तीसरा है कि प्रपंचवादी मॉडल में मानव के अंदर जो सकारात्मक विचार हैं
उस सकारात्मक विचार पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। तो प्रपंचवादी मॉडल के गुण क्या हुए कि यह मानती है कि मानव के व्यवहार के पीछे अतीत का योगदान है। दूसरा, यह मानव के संज्ञान पर जोर देती है। और तीसरा, मानव में जो सकारात्मक विचार है उस सकारात्मक विचार पर बल देती है। प्रश्न होगा तो संज्ञानात्मक मॉडल के दोष क्या है, बुराइयां क्या है, कमी क्या है? तो संज्ञानात्मक मॉडल की कुछ बुराइयां भी है, कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है कि इस मॉडल में यह मॉडल कहती है कि मानव का जो व्यवहार है वह कहीं न कहीं उसके विश्वास और आदत से जुड़ा हुआ है। हमारा व्यवहार हमारे विश्वास और हमारे आदत से जुड़ा हुआ है। दूसरा, संज्ञानात्मक मॉडल केवल कार्यात्मक कारणों से प्रभावित होता है। इसमें वैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना की गई। क्रेपलिन महोदय का मानना है कि ये जो संज्ञानात्मक मॉडल है इसकी सबसे बड़ी बुराई है कि यह अस्पष्ट और गोपनीय आंकड़ों के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाता है। मनोचिकित्सा की जो अगली पद्धति है, अस्तित्व परक चिकित्सा। चिकित्सा के अस्तित्व परक विधि की खोज विक्टर फ्रैंकल ने किया। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा कार्ल रोजर्स ने इसका खोज किया था। और गेस्टाल्ट चिकित्सा, इसका विकास फ्रेडरिक फिट्ज ने किया था। चिकित्सा की जो अन्य पद्धति हैं, अस्तित्व परक चिकित्सा, इसके जनक विक्टर फ्रैंकल हैं। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, इसके जनक कार्ल रोजर्स हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सा, इसके जनक फ्रेडरिक फिट्ज हैं। तो आइए जाने अस्तित्व परक चिकित्सा क्या है। तो एक विशेष बात जान ले कि अस्तित्व परक चिकित्सा को हम उद्बोधक चिकित्सा या लोगो चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। अस्तित्व परक चिकित्सा को हम उद्बोधक चिकित्सा या लोगो चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। चिकित्सा के इस विधि की खोज विक्टर फ्रैंकल ने किया। चिकित्सा के इस विधि में चिकित्सक डॉक्टर निष्कपट होकर रोगी के सेवार्थी के भावनाओं को जान लेता है और रोगी के भावनाओं को जानकर उससे आत्मीय संबंध की स्थापना करता है और फिर उसका उपचार प्रारंभ करता है। तो इसे हम अस्तित्व परक चिकित्सा के नाम से जानते हैं। दूसरा, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा या रोगी केंद्रित चिकित्सा, मतलब सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को रोगी केंद्रित चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, जिसका विकास कार्ल रोजर ने किया। चिकित्सा की इस विधि में चिकित्सक मतलब डॉक्टर रोगी को उसके अनुभवों को समझाता है, उसे सहृदय और उसमें सुरक्षा की भावना का विकास करता है और उसमें सुरक्षा की भावना का विकास करके पुनः उसका उपचार प्रारंभ करता है। तो चिकित्सा के इस विधि को हम सेवार्थी केंद्रित मतलब रोगी के भावनाओं को समझकर, जो मानसिक रोगी है, रोगी की भावनाओं को समझकर उसके अनुसार उपचार करने की चिकित्सा की जो विधि है उस विधि को हम सेवार्थी केंद्रित या रोगी केंद्रित चिकित्सा के नाम से जानते हैं। चिकित्सा के इस विधि के जनक कार्ल रोजर्स हैं। अगला है गेस्टाल्ट चिकित्सा। गेस्टाल्ट चिकित्सा, इसका जनक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक
फ्रेडरिक फिट्ज को माना जाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा के जनक जर्मन के महान मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक फिट्ज को माना जाता है। चिकित्सा के इस विधि में एक डॉक्टर, एक चिकित्सक रोगी में आत्म जागरूकता की भावना का विकास कर देता है और आत्म जागरूकता की भावना का विकास करके उसके अंदर संवेग, भावना, इमोशन पैदा कर देता है और पुनः उसका उपचार प्रारंभ करता है। तो इसे हम गेस्टाल्ट चिकित्सा के नाम से जानते हैं। चिकित्सा का जो अगला है कि अस्तित्ववादी चिकित्सा के विभिन्न दृष्टिकोण। कई बार 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि अस्तित्ववादी या मानवीय परक चिकित्सा के विभिन्न दृष्टिकोण। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अस्तित्ववादी चिकित्सा या मानवीय परक चिकित्सा के 11 दृष्टिकोण हैं। पहला, प्राचीन या आत्मगत दृष्टिकोण। दूसरा, नैतिक दृष्टिकोण। तीसरा, सामाजिक दृष्टिकोण। चौथा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। पांचवा, व्याधिकीय दृष्टिकोण। छठा, व्यक्तिगत समायोजन दृष्टिकोण। नंबर 7, व्यक्तिगत परिपक्वता दृष्टिकोण। नंबर 8, व्यक्तिगत व्याथा दृष्टिकोण। 9, समन्वित व्यक्तित्व दृष्टिकोण। 10, दैहिक दृष्टिकोण। और 11 में है सांख्यिकीय दृष्टिकोण। मतलब अस्तित्ववादी चिकित्सा संसार में जो नॉर्मल और एबनॉर्मल मानव है उसके बारे में 11 प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला दृष्टिकोण है आत्मगत दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण कहता है, आत्मगत दृष्टिकोण का मानना है कि मानव के सामान्य और असामान्य होने में ईश्वरीय आशीर्वाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आत्मगत दृष्टिकोण के अनुसार कि व्यक्ति सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं न कहीं इसके पूर्व जन्म का परिणाम है, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है। जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उससे जरूर इस जन्म में सामान्य मनुष्य होने का गौरव प्राप्त होता है। लेकिन आत्मगत दृष्टिकोण कहता है जो व्यक्ति एबनॉर्मल है, असामान्य है, वह कहीं न कहीं पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे और अच्छे कर्म नहीं करने के कारण उन्हें ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति हुई नहीं होगी। और जब ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हुई, इस कारण वह कई प्रकार के कष्टों के चंगुल में फंस गए होंगे और एबनॉर्मल हो गया होगा। दूसरा है नैतिक दृष्टिकोण। नैतिक दृष्टिकोण कहता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यवहार धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। नैतिक दृष्टिकोण कहता है यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, वह व्यक्ति सामान्य माना जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं है तो वह असामान्य व्यक्ति माना जाएगा। तीसरा दृष्टिकोण है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक नियम, रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार काम करते हैं। सामाजिक नियम, रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वह सामान्य मानव माना जाता है। और जो व्यक्ति सामाजिक नियम, मान्यता और परंपरा के विरुद्ध काम करते हैं उसे असामान्य मानव माना जाता है। तीसरा दृष्टिकोण है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मानना है कि जो व्यक्ति अपने संस्कृति के मान्यताओं, जो व्यक्ति
अपने संस्कृति के मान्यताओं, आदर्शों और मूल्यों के अनुसार कार्य करता है। जो व्यक्ति अपने संस्कृति के मान्यताओं, आदर्शों और मूल्यों के आधार पर या अनुसार काम करता है, उसे हम सामान्य मानव कहते हैं। और जो व्यक्ति इस मान्यताओं के विपरीत काम करता है, अपने संस्कृति के आदर्श, मूल्य और मान्यता को नहीं मानता, उन्हें असामान्य मानव कहा जाता है। व्याधिकीय दृष्टिकोण। व्याधिकीय दृष्टिकोण कहता है कि जो व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से, शारीरिक कष्टों से, शारीरिक रोगों से ग्रसित है, वह निश्चित तौर पर एबनॉर्मल हो जाता है अधिक रोग के कारण। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं है, उसे हम असामान्य, रोग से ग्रसित है तो एबनॉर्मल हो जाएगा, और जिसके अंदर किसी प्रकार का रोग, कष्ट, दुख नहीं है, वह नॉर्मल होगा। व्यक्तिगत समायोजन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। तो जिसमें समायोजन का गुण हो, जहां रहे उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेने का गुण हो, वह नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य मानव कहलाएगा। और लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार समायोजन करने का गुण नहीं होता है। तो जिसमें समायोजन करने का गुण नहीं होता है, वह एबनॉर्मल मानव माना जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत परिपक्वता दृष्टिकोण। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्र के अनुसार परिपक्व होते हैं, मतलब 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र के अनुसार परिपक्व नहीं होते। तो जो उम्र के अनुसार परिपक्व होंगे उन्हें सामान्य मानव कहा जाएगा, लेकिन जो उम्र के अनुसार परिपक्व नहीं है उसे हम असामान्य मानव की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा व्यक्तिगत परिपक्वता दृष्टिकोण कहता है। उसके बाद व्यक्तिगत व्याथा दृष्टिकोण। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कष्ट, परेशानी और दुख में भी अपने आप को ज्यादा परेशानी महसूस नहीं कर पाते। बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, लेकिन फिर भी उस परेशानी में भी अपने आप को परेशान नहीं होने दे रहा है, सामान्य मानव कहलाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी से, थोड़े से कष्ट से अपने आप को ज्यादा दुखी महसूस कर लेते हैं, तो उसे हम असामान्य मानव कहते हैं। समन्वित दृष्टिकोण कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यवहार, जिनका क्रियाकलाप संगठित होता है, समय के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल काम करते हैं। तो जिसके व्यवहार, जिसके विचार संगठित हो, उन्हें सामान्य मानव कहा जाएगा। लेकिन जिसका व्यवहार, विचार संगठित न हो, उसे हम असामान्य मानव की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद दैहिक दृष्टिकोण। दैहिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर की संरचना के आधार पर भी सामान्य और असामान्य हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर की बनावट, शरीर की संरचना, सब कुछ समय, परिस्थिति, उम्र के अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके शरीर की बनावट, संरचना समय, परिस्थिति और अवस्था के विपरीत हो जाती है। तो जो सब कुछ समय, परिस्थिति, अवस्था के अनुकूल होगा, सामान्य होगा, लेकिन जो समय, अवस्था के अनुकूल नहीं होगा, वह असामान्य होगा। और सांख्यिकीय दृष्टिकोण जो कहता है कि सामान्य और असामान्य में अंतर मात्रा का है, मूल्य का नहीं। मात्रा का इसलिए कि जो व्यक्ति सामाजिक परंपरा, सामाजिक मूल्य, समाज की विचारधारा
के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, बना लेता है, नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन जो सामाजिक मान्यता परंपरा के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसे असामान्य की श्रेणी में, कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः इस चैप्टर के बचे हुए तथ्यों को हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। धन्यवाद।